कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। पाठ का शीर्षक है मेरे जेब कतरे के नाम और लेखक हैं हरिशंकर परसाई। परसाई जी का जन्म 1921 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1995 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई। हिंदी के मूर्धन्य आधुनिक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का हिंदी साहित्य में व्यंग्य रचना को प्रतिष्ठित कराने में मौलिक योगदान रहा है। आपने भारतीय समाज के अंतर्विरोधों, विसंगतियों, भ्रष्टाचार, पाखंड तथा शोषण को व्यंग्य द्वारा बड़ी कुशलता से उद्घाटित किया है। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि ये इनकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं। परसाई जी हिंदी साहित्य में सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा समाज के जो ऊंच नीच का भेदभाव है, शोषण है, जो समाज के हर जगह पे भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, उस पर इन्होंने अपने व्यंग्य द्वारा कठोर प्रहार सदा ही किया है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य पत्र में हरिशंकर जी ने जेब कतरे द्वारा उनके जेब काटने के प्रसंग को बड़े ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर परसाई जी ने व्यंग्य द्वारा उन लोगों पर भी कटाक्ष किया है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोगों को तकलीफ देते हैं। यहाँ जेब कतरे के नाम लेकर उन्होंने उन लोगों पर तीखा प्रहार करने का प्रयास किया है जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को हानि पहुँचाने से भी पीछे नहीं हटते। बच्चों, यहाँ पर आपने हिंदी साहित्य के विविध प्रसंगों को देखा है, विविध विधाओं पर नज़र डाली है। कुछ कहानियाँ हैं, कुछ व्यंग्य हैं, कुछ पत्र रूप हैं, कुछ निबंध हैं, आत्मकथा है, दोहे हैं, कविताएं हैं। इन रचनाओं के द्वारा आप लोगों को हिंदी साहित्य के विविध विधाओं से परिचय कराया गया है। चलिए अब हम इस पाठ की तरफ ध्यान देते हैं। प्यारे भाई, तूने भोपाल स्टेशन पर रेल के डब्बे के भीतर 10 आदमियों के बीच मेरा जेब काट लिया था। आशा है तू मुझे भूला नहीं होगा। जेब में 175 रुपये थे, गिन लेना। अगर 5-10 कम हो तो अगली बार मैं पूरे कर दूंगा। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे मन में तो यह रहे कि 175 रुपये गए और तेरे हाथ सिर्फ 170 रुपये पड़े। यह पैसे की बात नहीं है। 5-10 इधर उधर हुए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बात भावना की है। भावनात्मक बेईमानी मैंने कभी नहीं की। यहाँ पर लेखक ने पाठ का प्रारंभ में इतने रोचक ढंग से किया है कि जैसे उन्होंने अपने जेब कतरे को पत्र लिखा हो, उन्होंने अपने जेब कतरे को इतने प्यार से संबोधित किया है, प्यारे भाई। इसी से हमें पता चलता है कि जेब कतरे के रूप में भी उन्होंने कितना सुंदर कटाक्ष किया है। वे यहाँ बताना चाह रहे हैं कि भोपाल स्टेशन पर जेब कतरे ने उनकी जेब काट ली और उन्हें विश्वास है कि उनकी जेब में 175 रुपये थे। वे ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है 5-10 कम हो, तो जो मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरे 175 रुपये गए हैं। अगर तुम्हें कम मिले तो अगली बार मैं तुम्हें वो पूरे कर दूँगा, अर्थात तुम्हारी भावना को ठेस न पहुँचे। मैंने जितना सोचा है उतना ही रुपये तुम्हें मिलना चाहिए। लेखक का कहना है कि उन्होंने कभी भावनात्मक बेईमानी नहीं की है। दोस्त, तूने मेरा बड़ा उपकार किया। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तो मानव देह मिलती है। मनुष्य का जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और जेब काटने का गौरव सिर्फ मनुष्य को विधाता ने दिया है। कोई कुत्ते का जेब नहीं काटता, मगर वह आदमी भी कितना अभागा है जिसका एक बार भी जेब न कटे। ऐसी बेईमानी जिंदगी जी जाए कि उस पर जेब कट का भी ध्यान न जाए। मैं आत्मग्लानि से पीड़ित था। उम्र बढ़ रही है,
न जाने कब कूच का डंका बज जाए। बिना जेब कटे उस लोक में किस मुंह से जाऊंगा। प्यारे, मैं तो खुद ही जेब कट की। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यह मनुष्य देह बहुत योनियों में भटकने के बाद मिलता है। अर्थात हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अलग अलग देह धारण करती है। जीव, जंतु, प्राणी सभी में आत्मा विचरण करती है और इसी तरह 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद यह मनुष्य तन मिलता है। और लेखक कहते हैं इस मनुष्य तन का ही कोई यह गौरव प्राप्त है क्योंकि उसकी जेब काटी जाए। कोई जानवरों, कुत्ते, बिल्लियों का जेब नहीं काटता। यह मनुष्य को ही गौरव मिलता है कि उनकी जेब काटी जाती है। और लेखक कहते हैं कि मुझे अब तक दुख हो रहा था कि मेरी तो जेब आज तक काटी ही नहीं गई है। मैं इसी आत्मग्लानि में था कि क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि लोगों का ध्यान जाए मेरी जेब का पर। क्या लोग मुझे इतना तुच्छ समझते हैं? लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने मेरी जेब काट ली। मैं इसी दुख में था कि अब उम्र बढ़ रही है, न जाने कब कूच का डंका बज जाए, अर्थात मैं इस लोक से परलोक की तरफ निकल जाऊं, गुजर जाऊं। तब मैं उस लोक में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं इस लायक भी नहीं था कि कोई मेरी जेब काटे। यह दुख मुझे हमेशा खाए जाता था, लेकिन तुमने यह मेरा दुख दूर कर दिया। प्यारे, मैं तो खुद जेब कट की तलाश में था। तूने उतनी परेशानी फालतू उठाई। तू मुझसे कह देता कि मैं जेब कट हूँ तो मैं खुद ही कहता कि मैं तेरा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। ले मेहरबानी करके मेरा जेब काट ले, मेरा जीवन सार्थक कर। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वे खुद ही जेब कट की तलाश में थे कि कब जेब कट आए और उनका जेब काटे। दोस्त, वर्तमान सभ्यता जेब कटी की सभ्यता है। हर आदमी दूसरे की जेब काट रहा है। इस सभ्यता में अपना जेब बचाने का तरीका यह है कि दूसरे की जेब काटो। सिर्फ उसकी जेब सुरक्षित है जो दूसरे की जेब पर नज़र रखता है। मेरा जेब इसलिए कटा कि मैं अपने जेब पर ही ध्यान दे रहा था। अगर मैं पास की बर्थ के सेठ की जेब पर ध्यान देता तो मेरा जेब कभी नहीं कटता। यहाँ पर आज की वर्तमान सभ्यता पर करारा प्रहार करते हुए लेखक कहते हैं कि जो यह सभ्यता है वह जेब कटी की है, अर्थात हर व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यहाँ पर वही सुरक्षित है जो दूसरों को धोखा देके, छल कपट करके अपना उल्लू सीधा करे, और जो ऐसा नहीं करता, जो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देता है, छल कपट नहीं करता, उसी की जेब काटी जाती है। लेखक वही कह रहे हैं कि यदि वे सामने बैठे सेठ की जेब पर घात लगाए रहते तो उनकी जेब नहीं कटती, क्योंकि लोग उनके दाव पे समझ जाते और उनको समझ जाते कि ये व्यक्ति चालाक है, इसकी जेब नहीं काटी जा सकती। लेकिन चूंकि लेखक अपनी ही जेब को संभाले बैठे थे, इसीलिए जेब कतरे ने मौका देखकर उनकी जेब को उड़ा लिया। दोस्त, तेरा मेरा धंधा एक है। मैं भी जेब कट हूँ। मैं लोगों के जेब में रखे अनुभव निकाल कर लिखता हूँ। अनुभवों से भरे कई जेब मैंने काटे हैं। तूने मुझ जेब कतरे का जेब काट लिया। विचार की बात यह है कि नाई से बाल कटाई के पैसे नहीं लेता, तो क्या एक जेब कट को दूसरे जेब कट का जेब काटना चाहिए? एक धंधे वालों में जो नैतिकता होती है उसका पालन तुझसे हुआ या नहीं, यह सोचना तेरा काम है। यहाँ पर लेखक व्यंग से कह रहे हैं कि मैं भी एक जेब कट हूँ, अर्थात लेखक के रूप में मैं दूसरों के अनुभवों को शब्दों में पिरोकर एक कहानी का, कथा का, नाटक का या व्यंग का रूप देता हूँ। मैं अनुभवों की जेब काटता हूँ और तू लोगों के पैसों वाली जेब काटता है। तो हम दोनों का धंधा एक ही है, लेकिन एक नाई दूसरे नाई से पैसे नहीं लेता। उसी तरह एक जेब कतरे को भी दूसरे जेब कतरे की जेब नहीं काटनी चाहिए। तुमने हम दोनों के एक धंधे वाले होने की नैतिकता का पालन नहीं किया। यह तुम्हें अपने ईमान से सोचना चाहिए कि तुमने सही किया या गलत। मैं तो कृतार्थ हूँ कि तूने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। मैंने कभी लिखा था कि आदमी कचहरी जाने वाला जानवर है। आज कहता हूँ आदमी वह जानवर है जिसका जेब कटता है। ये मगर यार, इतने लोगों में तूने मुझे कैसे छांट लिया? मैं बार बार अपनी जेब में जैकेट के उस जेब को टटोलता था जिसमें नोट रखे थे। बात यह है कि मैं टुच्चा आदमी हूँ।
लोग तो हजारों रुपए जेब में रखे रहते हैं और ध्यान नहीं देते, पर मैं तो 150 रुपये लेकर चलता हूँ तो भी टटोलता रहता हूँ। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इतने लोगों की भीड़ में तुम्हें मेरी जेब काटने का ख्याल कैसे आया? तुमने कैसे जान लिया कि मेरे जेब में पैसे हैं? मैं तो इतना टुच्चा आदमी हूँ कि मैं अगर अपने जैकेट में 150 भी रखता हूँ तो उसे टटोल कर देखता रहता हूँ। कुछ लोग तो हजारों रुपए रखते हैं और ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं अपने पैसों का बराबर ध्यान रखता रहता हूँ। ध्यान नहीं देते, पर मैं 150 रुपये लेकर चलता हूँ तो भी टटोलता रहता हूँ। तूने ताड़ लिया होगा कि मैं ओछा आदमी हूँ जिसे रुपए लेकर चलने का अभ्यास नहीं है, या तूने मुझे कोई मालदार आदमी समझ लिया होगा। इधर कुछ मोटा हो गया हूँ, जैकेट पहन लेता हूँ तो किराने का व्यापारी लगता हूँ। शरीर ने धोखा दे दिया। पिछले साल मेरे पास 2 तगड़े कसरती जवान आए। बोले, हमारी व्यायामशाला का वार्षिकोत्सव है, उसमें आप प्रमुख अतिथि हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मैं बड़े पशुपेश में पड़ा। इन लोगों ने मुझे क्या समझ लिया? यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि तुमने समझ लिया होगा कि मुझे रुपए लेकर चलने का अभ्यास नहीं है, या फिर तुमने मुझे कोई मालदार आदमी समझा होगा। आजकल मैं शरीर से थोड़ा मोटा हो गया हूँ और जब जैकेट पहनकर चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तुम भी धोखा खा गए। ऐसा ही एक धोखा पिछले साल भी मेरे साथ हुआ, जब 2 तगड़े कसरती जवान मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनके व्यायामशाला में वार्षिक समारोह है और वहाँ पर उन लोगों ने मुझे प्रमुख अतिथि समझ लिया। मैं बड़े असमंजस में था कि ये क्या है। उन्होंने मुझ जैसे लेखक आदमी को क्या समझ लिया जो उन्होंने मुझे प्रमुख अतिथि के रूप में चुन लिया। लेखक और व्यायामशाला, मैं अगर मरियल लेखक होता तो क्या ये मुझे मुख्य अतिथि बनाते? मैं कुर्ते की आस्तीन चढ़ाकर जब निकला हूँ तब लगता है उस्ताद शागिर्दों को रियाज करा के नहा धोकर बादाम खरीदने निकले हैं। मैंने उनसे कहा, वीरो, यह गौरव दारा सिंह या चंदगी राम को दो, मैं बहुत तुच्छ हूँ। वे नहीं माने और मुझे जाना पड़ा। इस शरीर ने मेरी क्या क्या गत नहीं कराई, व्यायामशाला में भिजवाया और जेब कटवाया। लेखक कह रहे हैं कि एक लेखक का व्यायामशाला से क्या संबंध? अगर मैं मरियल सा लेखक होता तो कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता, लेकिन मेरा जो डील डोल है वह एक ऐसा है कि मैं अगर कुर्ते की आस्तीन चढ़ाकर निकल जाऊं तो ऐसा लगे कि कोई उस्ताद यानी व्यायाम कसरत करवाने वाला अपने शागिर्दों चेलों को रियाज कराकर नहा धोकर उनके लिए बादाम खरीदने के लिए निकला है। मैंने उन लोगों को बहुत समझाया कि यह जो गौरव है आप दारा सिंह यानी जो कुश्ती के महान वीर हैं उनको या चंदगी राम को दीजिए। मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं एक लेखक हूँ, पर वो नहीं माने। मेरा डील डोल देखकर उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं कसरती आदमी नहीं हूँ। इस शरीर ने मेरी क्या क्या गति कराई, कभी व्यायामशाला मुझे भिजवाया, कभी मेरी जेब कटवाई। मेरे इस डील डोल के कारण मुझे बहुत नुकसान झेलना पड़ा। दोस्त, मैं तेरी बुद्धि को दाद देता हूँ, तूने मुझे समझ लिया। तू सेठ पर नहीं रिझा। तू जानता था कि सेठ के पास जाएगा तो वह तेरी ही जेब काट लेगा। हम लेखक लोग मनुष्य के मन और चरित्र का अध्ययन करते हैं, पर तूने जैसा अध्ययन मेरा कर लिया वैसा मैं किसी पात्र का नहीं कर सका। असल में लेखक तुझे होना चाहिए और मुझे जेब कतरा। न जाने कब से तू मेरे पीछे पड़ा था। तुझे याद होगा, मैं कंडक्टर और एक यात्री के बीच का झगड़ा निपटा रहा था, तभी तूने समझ लिया होगा कि मेरी प्रकृति ऐसी है कि दूसरों के मामले में कूद पड़ता हूँ। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बुद्धि की दाद दे रहा हूँ। तुम उस सेठ के ऊपर नहीं रिझे जो मालदार था, क्योंकि तुम जानते थे कि अगर तुम उस सेठ के पास जाओगे, उसका जेब काटना चाहोगे तो वह तुम्हारी ही जेब काट लेगा। तुम मुझ जैसे लेखक के पीछे पड़े। हम लेखक लोग तो इंसान के मन और चरित्र का अध्ययन करते हैं, लेकिन तुमने मेरा ही इतना अच्छा अध्ययन कर लिया, तुम समझ गए कि मेरे जेब आराम से काटी जा सकती है। देखा जाए तो तुम्हारे इस निरीक्षण शक्ति के कारण तुम्हें लेखक होना चाहिए था और मुझे जेब कतरा। मैं एक आदमी और कंडक्टर के बीच के झगड़े को निपटा रहा था, तभी तुमने समझ लिया कि मेरी प्रकृति ही ऐसी है कि मैं दूसरों के मामलों में कूद पड़ता हूँ।
तुमने समझा होगा कि मेरी प्रकृति ऐसी है कि दूसरों के मामले में कूद पड़ता हूँ। तूने इसी दांव से मुझे मारा। मुझे अब विश्वास हो गया कि दूसरों की मदद करना बड़ी आदत है। जिसे इसकी लत पड़ जाती है उसका जेब कटता है। तुझे तो याद होगा कि तूने डिब्बे के उस कोने में खड़े होकर मुझे बुलाया था। मैंने देखा तेरी आंखें लाल थी। तू पागल जैसा लग रहा था। तूने कहा था इधर आओ, इधर आओ। बर्थ नहीं मिलता, सीट नहीं मिलता, हम परदेसी आदमी हैं। तेरा यह दाव चला नहीं। लेखक कह रहे हैं कि तुमने यह समझ लिया कि मेरी प्रकृति ऐसी है कि मैं दूसरों के फटे में टांग अड़ाता रहता हूँ। शायद मुझे इसकी लत पड़ गई है, इसीलिए मेरी जीभ काटी गई। तुझे तो याद होगा, यानी तुम्हें याद है कि तुम डिब्बे के एक कोने में खड़े होकर मुझे बुला रहे थे। तुम्हारी आंखें लाल लाल थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम पागल हो और कुछ बड़बड़ा रहे हो। मुझे लगा अलग ले जाकर लूटना चाहता था, पर पगले उसमें छीना झपटी होती। हो सकता था तू गिरफ्तार हो जाता। मैंने यह खतरा देख लिया था, इसीलिए मैं सीट से उठा ही नहीं और कहा कंडक्टर से बात करो। तब तू मेरे पास आ गया और अपने हाथ मेरे कंधे पर रख दिए। तूने मेरी आंखों में भरपूर देखा, मैंने तेरी आंखों में देखा। मुझे लगा ही नहीं कि तू जेब कतरा है। अगर मैं समझ जाता कि तू जेब कट है तो मैं तुझे गले लगा लेता। मैं समझा तू तो पागल है, लिहाजा मैं आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। तय किया कि तूने गड़बड़ की तो मैं तुझे मारूंगा। एक घुसा नाक पर, एक जबड़े पर और लात पेट पर। तू बड़ा ऊंचा कलाकार है। तूने मेरा ध्यान जेब से किस चतुराई से हटा दिया। वाह। लेखक कह रहे हैं कि मुझे लगा कि तुम मुझे लूटना चाहते हो, लेकिन इस छीना झपटी में तुम गिरफ्तार हो जाते, ऐसी मुझे आशंका थी, इसलिए मैं अपनी जेब जगह से उठा ही नहीं और तुम्हें कहा कि तुम कंडक्टर से बात करो। लेकिन तुम थोड़ी देर बाद मेरे पास आ गए। तब मेरा दिमाग में बात ही नहीं आई कि तुम जेब कतरे भी हो सकते हो। मैंने सोचा कि तुम शायद मुझ पर हमला कर दो, इसीलिए मैंने अपने आत्मरक्षा की सारी तरकीबें सोच ली थी। मैंने सोच लिया था कि एक घुसा तुम्हारे नाक पर मारूंगा, एक जबड़े पर मारूंगा और लात पेट पर मारूंगा। इस प्रकार मैं अपनी रक्षा कर लूँगा। लेकिन तुम बहुत ऊंचे कलाकार हो। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तुमने चतुराई से मेरा ध्यान मेरी जेब से हटा दिया। वाह। बच्चों, यहाँ पर पाठ का एक भाग समाप्त होता है। हमने देखा कि परसाई जी ने कितने ही सुंदर तरीकों से शब्दों की रचना की है। एक जेब कतरे के द्वारा की गई एक छोटी सी घटना को उन्होंने कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है। चलिए अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। भावनात्मक, भावना संबंधी। आत्मग्लानि, पश्चाताप। मेहरबानी, कृपया। सार्थक, उद्देश्यपूर्ण। नजर, दृष्टि। देह, शरीर। विधाता, ईश्वर। उस्ताद, गुरु। शागिर्द, शिष्य। टुच्चा, ओछा। गौरव, आदर। पशुपेश, दुविधा। मरियल, बेदम। तुच्छ, छोटा। दाद, प्रशंसा करना। प्रकृति, स्वभाव। लत, आदत। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तूने डैश स्टेशन पर रेल के डब्बे के भीतर 10 आदमियों के बीच मेरा जेब काट लिया था। तो अब आप लोग को पाठ से विकल्प चुनना है कि कौन सा स्टेशन था जहाँ पर लेखक की जेब काटी गई। भोपाल। जेब में कुल डैश रुपए थे 175। भावनात्मक डैश मैंने कभी नहीं की बेईमानी। उम्र बढ़ रही है, न जाने कब डैश का डंका बज जाए।
कोच। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर आराम से आप वाक्य पूरा कर सकते हो। अब यहाँ आगे हमको गलत विधान पहचानना है और उसे सुधार कर लिखना है। लेखक की जेब इटारसी स्टेशन पर कट गई। यह विधान गलत है। लेखक की जेब भोपाल स्टेशन पर काटी गई। जब आप पाठ ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को ये बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव देह मिलती है। सही। दोस्त, वर्तमान सभ्यता गला काट की सभ्यता है। अगर आप पाठ ध्यान से पढ़े होंगे तो आप इस बात का विधान को पहचान पा रहे होंगे कि यह विधान गलत है। सही विधान है, दोस्त, वर्तमान सभ्यता जेब काट की सभ्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर लिखिए। लेखक के अनुसार किसकी जेब सुरक्षित रहती है? लेखक के अनुसार उसकी जेब सुरक्षित रहती है जो दूसरों की जेब पर नज़र रखता है। जेब कतरे ने कौन सी नैतिकता का पालन नहीं किया? जेब कतरे ने धंधे वालों की नैतिकता का पालन नहीं किया। कारण लिखिए। जेब कतरे ने लेखक को मालदार आदमी समझ लिया। जेब कतरे ने लेखक को मालदार समझ लिया क्योंकि लेखक आजकल कुछ मोटे हो गए थे। जैकेट पहन लेते तो किराने के व्यापारी लगते। पिछले साल लेखक के पास 2 तगड़े आदमी आए। पिछले साल लेखक के पास 2 तगड़े आदमी आए क्योंकि वे उनसे अपनी व्यायामशाला का उद्घाटन करवाना चाहते थे। लेखक के डील डॉल के कारण उन आदमियों ने समझ लिया कि ये कुछ कसरती आदमी है, बहुत उस्ताद आदमी है, इसीलिए उनसे उन्होंने अपने व्यायामशाला के समारोह का उद्घाटन करवाने की इच्छा जताई। लेखक इनका अध्ययन करते हैं। लेखक लोग मनुष्य के मन और चरित्र का अध्ययन करते हैं। लेखक के शरीर ने उनकी यह गत करवाई। लेखक के शरीर ने उन्हें व्यायामशाला भिजवाया तथा उनकी जेब कटवाई। परिच्छेद में आए 2 पहलवानों के नाम बताओ। परिच्छेद में दारा सिंह और चंदगी राम, इन 2 पहलवानों के नाम आए हैं। बच्चों, यहाँ पर पाठ का एक भाग समाप्त होता है। इस पाठ में हमने देखा कि परसाई जी ने किस तरह एक जेब कतरे के ऊपर व्यंग किया है। उन्होंने अपने जेब कटने की घटना को एक सुंदर व्यंग कथा के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है और इसके साथ ही उन लोगों पर भी करारा प्रहार करने की कोशिश की है जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को सताते हैं, तकलीफ़ देते हैं। तो वर्तमान जो सभ्यता है वह इसी तरह की है, जेब कट की है। लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों की जेब काटते रहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमने पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ भी देखे और कुछ प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास किया है। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।